हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आरंभ सीरीज। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 और अदर्स एसेंशियल एलिमेंट्स के सेक्शन 10 और अदर्स वाले पार्ट को कंप्लीट किया था। साथ में लास्ट टर्न पे मैंने आपको राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर के कुछ चीजें बताई थी। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको पढ़ने से पहले इसको पहले थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि लास्ट टर्न पे जब मैंने आपको बताया था ना कि अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ये सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही, लेकिन ये आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। और खास तौर पे एग्जामिनेशन में हम लोग जो लिखते हैं, हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें कुछ शब्दों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर गलत शब्द हमने यूज कर लिया तो हमारे आंसर का बिल्कुल मतलब ही चेंज हो जाता है, इस वजह से हमको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि आज का सेशन, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन आज का सेशन हो सकता है केवल इसी चीज पे चला जाए, वो भी आधा हो पाएगा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे पहला पार्ट है वो है अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले आता है आपका अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। वैलिडिटी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले तो आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो वैलिड है भाई, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेक्शन 10 में और अदर्स में जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स पड़े हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर पूरे हो रहे हैं तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, जिसमें कोई भी कमी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। उसके बाद में आता है आपका सीक्वेंस। में यहां पर थोड़ा सा चेंज करूंगा मॉड्यूल से, ठीक है। सबसे पहले आ गया आपका वॉइड एग्रीमेंट, फिर आपका आ गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपका आ गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपका आ गया इलीगल एग्रीमेंट। तो बेटा पहले तो इन चार को हम लोग समझेंगे, चार को समझेंगे और चारों का मतलब समझेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो, अगर आप तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आ रही है चारों के बीच में, और अगर बाई चांस, जैसे मैंने बोला ना एग्जाम में प्रेजेंटेशन में इसका फर्क पड़ता है, तो जैसे अगर कहीं पर मान लीजिए लिखना है वॉइड एग्रीमेंट, आपने गलती से लिख दिया जल्दी जल्दी में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आपको लगा यार एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बात एक ही। नहीं बेटा, सबका मतलब अलग अलग है, हर एक चीज का मतलब अपने आप में अलग है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस वजह से सबको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट को कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, यहां पर वॉइड के आगे क्या लिखा हुआ है, वॉइड के आगे लिखा हुआ है अग्रीमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जब एग्रीमेंट में सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे होंगे, जब लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होगी, तभी तो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होगी, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो इसका मतलब ये प्राइमरी सिचुएशन है, एग्रीमेंट है, ये वॉइड एग्रीमेंट है। इसका मतलब ये एग्रीमेंट अभी प्राइमरी सिचुएशन में, स्टार्टिंग की सिचुएशन में, स्टार्टिंग सिचुएशन में ही ये क्या हो गया, वॉइड हो गया, यानी स्टार्टिंग में ही इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसी वजह से बेटा इसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। बस मेरी बात को बेटा अच्छे से सुनते चलना, ठीक है, बस अच्छे से सुनते चलना। ये एग्रीमेंट बनते ही वॉइड हो गया, यानी ये शुरुआत से ही बेकार हो गया, शुरुआत से ही वॉइड हो गया। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी ये स्टार्टिंग से ही क्या हो गया, स्टार्टिंग से ही ये वॉइड है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अभी फिलहाल सबका मतलब समझेंगे, इसके इफेक्ट क्या होते हैं उसको भी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, ये स्टार्टिंग से ही वॉइड हुआ, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वॉइड के बाद में, वॉइड के बाद में कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, इसका मतलब ये एग्रीमेंट तो सही था, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ भी था, तभी तो ये जाकर के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में बनने के बाद में ये वॉइड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में बनने के बाद में वॉइड हो रहा है। क्यों वॉइड हो रहा है, जब परफॉर्मेंस करने की बारी आई,
एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? परफॉर्मेंस का मतलब हमने जो प्रॉमिस किया था, जब प्रॉमिस को पूरा करने की बारी आई तब कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई बेटा। परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो गई, हम परफॉर्म कर ही नहीं पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ में कोई चेंज हो गया, गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आ गया। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं 28 जनवरी को आपको शुगर सप्लाई करूंगा, ठीक। 26 जनवरी को रिपब्लिक वाले दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यह डिक्लेयर किया कि आज से प्राइवेटली शुगर की ट्रेडिंग बैन है। आज रात 12 बजे से कोई भी आदमी प्राइवेटली शुगर को ट्रेड नहीं कर पाएगा। अब मुझे परफॉर्म कब करना था? 28 तारीख को। 26 तारीख को गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया। अब मैं क्या परफॉर्म कर पाऊंगा? अब क्या मैं शुगर दे पाऊंगा? बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। अब तो शुगर दी तो मैं जेल चला जाऊंगा। भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप काम करोगे तो जेल चले जाओगे ना। तो अब मेरी परफॉर्मेंस क्या हो चुकी है? इंपॉसिबल हो चुकी है। तो इसको क्या बोला जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। यानी कि स्टार्टिंग में चीजें सही थी, स्टार्टिंग में चीजें सही थी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना तो सब कुछ सही था, बिल्कुल प्योर देसी घी से बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट था, एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन जब प्रॉमिस को पूरा करने की बारी आई तो परफॉर्मेंस क्या हो गई? परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो गई। तभी इसको बोला जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में वॉइड हो रहा है। ये क्या था? ये स्टार्टिंग में ही वॉइड हो रहा था। इसी वजह से इन दोनों में फर्क होता है। कहां पर वॉइड एग्रीमेंट लिखना है, कहां पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। आंसर में अगर जरा सा भी आपने जल्दबाजी में गलती कर दी तो आपके आंसर का मतलब ही चेंज हो रहा है ना, क्योंकि यहां पर तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है और यहां पर बाद में आकर के वॉइड हो रहा है। तो इस वजह से कौन सा शब्द कहां पर यूज करना है, यही तो लॉ का असली खेल है। तो इसी वजह से कहता हूं कि चीजों को जब अच्छे से समझोगे तभी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर पाओगे, वरना राइटिंग प्रैक्टिस में भी इसी तरीके की मिस्टेक्स होंगी। आगे देखो अब ये देखो क्या बोल रहा है यहां पर। तो इन दोनों का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस पे आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको ऐसे करो, इसको आप ऐसे पढ़ो, वॉइड प्लस एबल, वॉइड प्लस एबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड कराने के लिए एबल है, यानी जिसको वॉइड कराया जा सकता है। सकता है का मतलब हम करवा सकते भी हैं और नहीं भी करवा सकते, मेरी इच्छा के ऊपर है। अब कॉन्ट्रैक्ट तो इस सिचुएशन में आ चुका है कि हम अगर चाहें तो इसको वॉइड करवा सकते हैं। तो इसी वजह से बोला जाता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। यानी कि जिस पार्टी के साथ में कुछ गलत हुआ है। मैंने आपको एसेंशियल एलिमेंट में एक चीज बताई थी, आपको याद होगा, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14। सेक्शन 13 क्या था? सेक्शन 13 कंसेंट का बताता है। फिर मैंने आपको बताया था वो केवल कंसेंट से काम नहीं चलता है, उस कंसेंट का फ्री होना भी जरूरी है, यानी वो कंसेंट फ्री भी होनी चाहिए। फिर मैंने आपको क्या बताया था? कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अगर इनमें से कुछ भी कंसेंट में है तो फिर वहां पर क्या होगा? वहां पर अगर हम चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हो। तो बस बेटा यही मतलब होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमारे पास में एक ऑप्शन है कि अगर हम चाहें तो कोर्ट में जाकर के, अब कैंसिल कराना है तो हम कहां जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में जाकर के उसको कैंसिल करा सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने डरा करके धमका करके मेरे से मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली बहुत कम पैसों में, ठीक है, बहुत कम पैसों में, सस्ते रेटों में मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली। तो अब वो तो उस समय चला गया। अब बाई चांस मान लीजिए कि मेरा डर खत्म हो गया या उससे भी किसी बड़े सोर्स वाले व्यक्ति से मेरी जान पहचान हो गई, अब मेरे कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हो गए, तो अब मुझे लग रहा है यार अब मैं इस आदमी से लड़ सकता हूं। पहले तो उसने डरा धमका करके मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, लेकिन अब मैं इस पर्सन से लड़ सकता हूं। तो अब मेरे पास में क्या चॉइस है? अब प्रॉपर्टी तो मैं उसके नाम पे कर चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है, लेकिन अब मैं कोर्ट में जा करके बोल सकता हूं कि सर इन्होंने मुझे डराया धमकाया और डरा धमका करके इतने रुपए की प्रॉपर्टी थी, इतने रुपए में जबरदस्ती मेरे से खरीद ली, अब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना चाहता हूं। तो मेरे पास में ऑप्शन है ना, मैं कोर्ट में जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं कोर्ट में नहीं गया तो मेरे पास में ऑप्शन था, अगर मैं कोर्ट में नहीं गया तो ये क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा।
क्योंकि बेटा ऑप्शन जब होता है ना तो हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर हम कोर्ट में गए, हमने अपने इस राइट पे एक्सरसाइज किया तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दिया, लेकिन अगर राइट पे एक्सरसाइज नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर चलता रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम कब यूज करते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब यूज करते हैं जब फ्री कंसेंट मिसिंग होती है। हालांकि और भी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाया जा सकता है, लेकिन उसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो मेन सिचुएशन होती है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने वाली, वो यही होती है कि जब फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्जन, जब ये सारी चीजें हैं कॉन्सेंट में, तो फिर हमारे पास में ऑप्शन है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहां पर हम, मेरे पास में ऑप्शन होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इलीगल अग्रीमेंट। अब देखो यहां पर भी अग्रीमेंट आ गया, यहां पर भी क्या आ गया, अग्रीमेंट आ गया। इन दोनों में क्या लिखा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुके थे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इलीगल अग्रीमेंट, यानी ये भी क्या हुआ, ये भी स्टार्टिंग से ही वॉइड हो गया। ये क्या हो गया, ये भी स्टार्टिंग से ही वॉइड हो गया, क्योंकि अगर एग्रीमेंट बनते ही ये वॉइड हो रहा है तो इसका मतलब ये भी स्टार्टिंग से वॉइड है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, इलीगल। वॉइड एग्रीमेंट में इलीगल नहीं था, इसका मतलब ये लॉ के अगेंस्ट में नहीं था, इसमें कोई कमी थी जिसकी वजह से ये स्टार्टिंग से ही वॉइड था। लेकिन ये तो लॉ के अगेंस्ट में हो रहा है ना, तो ये वॉइड एब इनिशियो भी है और साथ में इसमें पनिशमेंट भी मिलेगी। क्यों मिलेगी पनिशमेंट, भाई अगर आप लॉ के अगेंस्ट में जा करके काम करोगे, कोई इलीगल काम करोगे, जिसको गवर्नमेंट मना कर रही है वो काम करोगे, तो जेल भी तो जाना पड़ेगा, इंप्रिजनमेंट भी तो होगी, पनिशमेंट भी तो मिलेगी। तो इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट में क्या फर्क हुआ, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट बोथ आर वॉइड एब इनिशियो। दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों वॉइड एब इनिशियो होते हैं। लेकिन बस फर्क इस बात का है कि अगर वॉइड एग्रीमेंट है तो उसमें कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अगर केवल वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर इलीगल एग्रीमेंट है तो उसमें पनिशमेंट भी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने माइनर के साथ में कोई एग्रीमेंट किया, मैंने माइनर के साथ में अगर कोई भी एग्रीमेंट किया तो उस एग्रीमेंट को आप क्या बोलोगे, वॉइड एग्रीमेंट। कोई इलीगल काम थोड़ी ना किया। लेकिन अगर मैंने ड्रग्स को लेकर के कोई एग्रीमेंट किया तो ये तो इलीगल एग्रीमेंट हुआ, तो यहां मुझे पनिशमेंट भी मिलेगी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चारों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कौन सा शब्द कहां पर यूज करेंगे। तो चलो आगे देखते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले आ गया अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको मतलब बताया, यानी कि जहां पर सारी की सारी चीजें कंप्लीटली पूरी हो रही हैं, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हो रही हैं, सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, यानी लॉ में जितनी भी कंडीशंस हैं, अगर सारी कंडीशन प्रेस्क्राइब हो रही, एग्जांपल राहुल ऑफर्स टू मैरी रितु, रितु एक्सेप्ट राहुल्स ऑफर, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। डन होगा सबको। हाँ, तो आगे आया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको क्या मतलब बताया, सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी। इसको सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी के नाम से याद रखो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी का मतलब जहां पर चीजें शुरुआत में सही होती हैं, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चीजें सही हैं, लेकिन जब परफॉर्म करने की बारी आती है, जब प्रॉमिस को पूरा करने की बारी आती है, तो फिर चीजें इंपॉसिबल हो चुकी होती हैं, जहां पर हम अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकते, जहां पर प्रॉमिस को पूरा कर पाना इंपॉसिबल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए सेक्शन 2 क्लॉज जे, देखिए अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी जो सीज हो गया है अब इन्फोर्स होने से, बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू द इन्फोर्सिएबल। तो जैसे ही वो इन्फोर्स होने के लिए सीज हुआ, सीज होने का मतलब स्टॉप होना, जब उसको रोक दिया गया, अब इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, तब वो वॉइड हो गया। देखिए द टर्म वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अपीयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट इट इज नाइस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इन द बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग में सही था बट बिकम्स वॉइड subsequently. Contract becomes void, it is never void ab initio। ये बेटा कभी भी void ab initio नहीं होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में सही था, बाद में आकर के void हुआ है, तो इस वजह से ये कभी भी void ab initio नहीं होगा। अब देखिए void agreement। A void agreement is an agreement that is not enforceable by law
एंड हेंस हैज नो लीगल इफेक्ट। तो इसका बेटा कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ही इसकी वैल्यू 0 है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज जी। An agreement not enforceable by law is said to be void. A void agreement is void ab initio. It is void from the very beginning, irrespective of the consent of parties. तो parties की consent हो या ना हो, भाई अगर कोई चीज आप नहीं कर सकते हो, राइट तो पार्टीज चाहें या ना चाहें वो काम हो ही नहीं सकता। अगर माइनर के साथ में आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, तो अगर कर रहे हो तो आप चाहो या ना चाहो, माइनर भी चाहे या ना चाहे, वो एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं होगा। Example, a minor agrees to sell his property to B. Since a minor is not competent to contract, this agreement is void. तो आई होप void agreement और void contract के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। हाँ, तो अब देखो एक्ट में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनको वॉइड किया गया है। यानी जब पूरा आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे ना, तो कुछ एक ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ एक ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको बोला गया है कि भाई ये सारे एग्रीमेंट तो वॉइड अब इनिशियो होंगे। जैसे सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 किस चीज़ का है? अग्रीमेंट विद इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, अनसाउंड माइंड, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, माइनर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के बिना अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो भी वॉइड होगा। अग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये सारे के सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। देखो वही लिखा हुआ है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। ये बेटा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसकी शीट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप डीसी ऐप पर भी जाकर के देख लेना, तो वहां से आप इसको देख लेना, इसके सारे एग्जाम्पल भी एक बार देख लेना। ठीक है, वैसे ये सारी चीजें मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूं एक बार, राइट। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सेक्शन 28। ठीक है, तो ये भी वॉइड होता है। अन अग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन, अगर कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो भी वो वॉइड होगा। अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वेजर ये नया शब्द है शायद, वेजर का मतलब क्या होता है? बैटिंग करना, शर्त लगाना, सट्टा लगाना, तो ये भी पूरी तरीके से वॉइड होता है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस हैं, इतने सारे सेक्शंस हैं। ऐसे ही बेटा सेक्शंस याद होंगे, सेक्शन 11, 25, 26, 27, 28, 23, 30, ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। आगे देखते हैं, तो आगे कुछ फीचर्स बताए गए हैं वॉइड अग्रीमेंट के, तो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो भी वॉइड एग्रीमेंट होगा वो कभी भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। नो लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, देखो वॉइड एग्रीमेंट में ना तो कोई ऑब्लिगेशन होगी ना कोई राइट होगा। क्यों? मैंने आपको बताया था ना, किसी भी एग्रीमेंट में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें जरूर होती हैं, एक राइट होते हैं और दूसरा ऑब्लिगेशंस होती हैं। लेकिन जब वो एग्रीमेंट ही शुरुआत से जीरो है, वॉइड का मतलब क्या हुआ? जिसकी कोई भी वैल्यू ना हो, जो शुरुआत से ही जीरो है। ठीक है, तो जब कोई शुरुआत से ही जीरो है कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ना तो उसमें राइट्स होंगे ना ही कोई ऑब्लिगेशंस होंगी। तो देखिए, वॉइड अब इनिशियो इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक, कंसेंट ऑफ पार्टीज इररिलेवेंट, अभी पार्टीज कंसेंट है, पार्टीज की कंसेंट है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। फ्री कंसेंट भी है तो भी उसको कभी भी वैलिड नहीं कराया जा सकता। नो रेमेडीज अवेलेबल, उसमें बेटा कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट में जाकर के उसको कुछ भी नहीं, उससे रिलेटेड कोई भी मैटर एंटरटेन नहीं किया जाएगा कोर्ट में। चाहे आपका पैसा फंसा हुआ है, आपका पैसा नहीं मिल पा रहा है, आपका पैसा चला गया है, कुछ भी रीजन है, इस वॉइड एग्रीमेंट को लेकर के आप कभी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर कोर्ट में आप जाओगे भी तो कोर्ट कभी भी उसको एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, नो रेस्टिट्यूशन बेनिफिट, ये समझने वाली चीज है। देखो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, राइट। अब देखो देखो रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ये आप पढ़ोगे सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65। ठीक है, ये आप आगे चल करके आगे की यूनिट्स में सेक्शन 64 और सेक्शन 65 पढ़ोगे। मैं आपको यहीं पर ही बता दे रहा हूं, 100% समझ में आ जाएगा। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है गेटिंग बैक। गेटिंग बैक का मतलब वापस लेना, यानी कि क्या वापस लेना? आपकी एडवांस पेमेंट, आपकी एडवांस
पेमेंट। जैसे मैंने एक, आपको याद होगा, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष वाला केस डिस्कस किया था, शायद पहली क्लास में या दूसरी क्लास में मैंने डिस्कस किया था। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि कौन कौन सी सिचुएशन में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन सी सिचुएशन में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे यानी कि एडवांस पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वॉइड एग्रीमेंट में नो रेस्टिट्यूशन बेनिफिट, यानी अगर आपने कुछ भी एडवांस दिया है वो वापस नहीं मिलेगा। जैसे मोहरी बीबी वाले केस में मैंने माइनर को लोन दिया, अब क्या मैं माइनर से वो पैसा रिकवर कर सकता हूं? नहीं, ये वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही वॉइड है। यानी कि अगर मेरे पास से कुछ बेनिफिट गया या मेरे पास से कुछ भी पैसा गया है, कुछ भी गया है, कोई प्रॉपर्टी गई है, तो मैं कभी भी उसको रिकवर नहीं कर सकता। नो रेस्टिट्यूशन बेनिफिट, राइट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के मैंने केस में क्या बताया था? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल हो गया है। अब इम्पॉसिबल हो गया, उसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, सामने वाले की कोई गलती तो है नहीं। अगर दोनों पार्टीज की कोई भी गलती नहीं और मैंने कोई भी पैसा एडवांस में दिया हुआ है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि मैंने किसी को शुगर सप्लाई करने का प्रॉमिस किया 28 तारीख को, सामने वाले ने 10,000 रुपए मेरे को एडवांस भी दे दिए। अब गवर्नमेंट का अचानक से नोटिफिकेशन आ गया कि भाई 26 जनवरी की रात को 12 बजे के बाद शुगर को प्राइवेटली डील करना बैन है, नहीं कर सकते। तो क्या मुझे उसको 10,000 रुपए वापस करने होंगे? बिल्कुल वापस करने होंगे, यानी एडवांस पैसा वापस करना होगा ना। यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिल जाता है। गेट इट? देखो अब आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब किसी ने मेरे को डरा करके, धमका करके या झूठ बोल करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, ठीक है, और उसने मेरे को पैसे भी दिए, कम पैसे दिए लेकिन पैसे दिए, और मेरे से कोई प्रॉपर्टी ले ली, ठीक। अब मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर के मैंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया। अब कोर्ट क्या बोलेगी? ठीक है भाई, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराना चाहते हो, करा लो कैंसिल। आप एक काम करो, आपको पैसा मिला था, कम मिला था ना, वो आप वापस करो। सामने वाले को बोलेगा आपको प्रॉपर्टी मिली थी, वो वापस को नहीं, दोनों ने एक दूसरे की चीजें वापस कर दी, यानी कि यहां पर रेस्टिट्यूशन बेनिफिट है। आपके पास से अगर कोई भी चीज एडवांस में गई है तो आपको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी? दिस इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन, यानी कि गेटिंग बैक, वापस लेना, ठीक। इलीगल में आते हैं। अब ये भी तो वॉइड अब इनिशियो होता है, इलीगल एग्रीमेंट, यानी ये भी स्टार्टिंग से ही इलीगल है, स्टार्टिंग से ही वॉइड है, ये भी वॉइड अब इनिशियो है। तो यहां पर भी कोई भी रेस्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। अब जैसे सपोज करो कि मैंने किसी से ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए, ठीक। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, मान लीजिए उसने मेरे से 5 लाख रुपए भी ले लिए और ड्रग्स भी नहीं दिया, तो क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ? कोर्ट में जाके बोलूंगा कि सर मैंने इनसे कहा था कि मेरे को ड्रग्स सप्लाई करो, मैंने 5 लाख रुपए एडवांस दिए, अब ये ना माल दे रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं, कोर्ट पहले मुझे उठा करके अंदर करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोर्ट वहां पर मैं कैसे पैसे वापस ले सकता हूं? तो इलीगल एग्रीमेंट में भी रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलता है। तो वॉइड एग्रीमेंट में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगा, इलीगल एग्रीमेंट में नहीं मिलेगा। यानी जहां जहां पर एग्रीमेंट है वहां पर नहीं मिलेगा, जहां जहां पर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है वहां पर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा रेस्टिट्यूशन का। सेक्शन 64 और सेक्शन 65 अभी आगे के ये सेक्शंस हैं, इसमें आप उसको डिटेल में पढ़ोगे। देखो हाँ, अब देखिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर। तो देखो जिसके साथ में गलत हुआ है, जिसके साथ में गलत हुआ है, वॉइडेबल का मैंने मतलब क्या बताया? जहां पर फ्री कंसेंट मिसिंग होती है, कोवर्जन यानी कि जोर जबरदस्ती करना, अनड्यू इन्फ्लुएंस अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाना, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन झूठ बोलना। अगर इन सब वजहों से आपने किसी की कंसेंट ली है, किसी की एक्सेप्टेंस ली है, तो वो कंसेंट कभी भी फ्री नहीं बोली जाएगी। और जिसकी कंसेंट आपने ली है उसके पास में ऑप्शन है, जो कर रहा है वो थोड़ी ना कोर्ट में जाएगा, जिसके साथ में गलत हो रहा है उसके पास में ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाकर के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है, यानी कि उसको वॉइडेबल करा सकता है। अब देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वुड बी voidable at the option of the person whose consent was caused by one of these factor। यानी इन सब फैक्टर की वजह से जिसकी कंसेंट ली गई है, जिसने अपनी कंसेंट दी है, तो उसके पास में ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है। देखो नेक्स्ट, इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट विच
द लॉ फॉरबिड्स, फॉरबिड का मतलब बेटा क्या होता है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड टू बी मेड, द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो अदर कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्सो अनदर कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है इसको समझना। देखो मैं दोनों सिचुएशन में बता रहा हूं तो आपका क्या होगा, डिफरेंस भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक साथ दो दो काम करते हैं। देखो अब केस को समझना, जैसे सपोज करिए मिस्टर ए ने माइनर के साथ में एक एग्रीमेंट किया, मिस्टर ए ने माइनर के साथ में एग्रीमेंट किया, पैसे का लेन देन था। मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर माइनर को के साथ 10,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक। अब ये मान लीजिए माइनर के साथ में इन्होंने शर्त लगाई, तो ये दोनों केस में हो गया वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। इन्होंने माइनर के साथ में 10,000 रुपए की शर्त लगाई कि किसी भी बात की, मैच को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के एक शर्त लगाई। अब माइनर जीत गया, माइनर जीत गया शर्त। अब ए को लग रहा है कि यार माइनर को 10,000 रुपए देने हैं। ए बी के पास में गए, इनका एक फ्रेंड था, और इनसे इन्होंने कहा कि भाई ये 10,000 रुपए मेरे को चाहिए क्योंकि मैंने एक शर्त लगाई हुई थी एक लड़के के साथ में और मैं शर्त हार गया और वो पैसे मांग रहा है, मुझे पैसे देने चाहिए। तो अब देखो एक कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशंस हैं उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट, कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब ये वाला एग्रीमेंट तो वॉइड है, ये वाला एग्रीमेंट तो क्या है, वॉइड है, वेजरिंग एग्रीमेंट है माइनर के साथ में, तो ऑब्वियसली पूरी तरीके से वॉइड है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वॉइड एग्रीमेंट के सपोर्ट में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, ये वाला ए बी से पैसे ले रहा है 10,000 रुपए माइनर को देने के लिए, तो ये जो कनेक्टेड वाला एग्रीमेंट है ये वैलिड होगा या वॉइड होगा। तो अब यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भाई वॉइड एग्रीमेंट के सपोर्ट में या वॉइड एग्रीमेंट के कोलेट्रल में अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो वो वैलिड है। ये वाला तो वॉइड होगा लेकिन ये वाला वैलिड है। अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, रेस्टिट्यूशन बेनिफिट, कब कब रेस्टिट्यूशन मिलता है, कब कब रेस्टिट्यूशन नहीं मिलता, यानी कि एडवांस पेमेंट वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब देखो, तो ये वाला एग्रीमेंट तो वॉइड हो गया। अब ये वाला देखते हैं। अब मान लीजिए सपोज करिए बी ने ए को 10,000 रुपए दे दिए, ठीक, और ए ने मान लीजिए माइनर को भी दे दिए, उसको नहीं पता था उसने दे दिए माइनर को। अब ए बी को पैसे वापस नहीं कर पा रहा है, तो क्या बी ए से पैसे रिकवर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई, जब कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड है ए और बी वाला, तो बी बिल्कुल रिकवर कर सकता है, बी के पास में पूरा राइट है रेस्टिट्यूशन का। मेरी बात समझ में आई? इलीगल में देखते हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ में ड्रग्स का ही ले लेते हैं, ड्रग्स का एग्रीमेंट किया तो ऑब्वियसली कि इलीगल है, ठीक। अब मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2 लाख रुपए पे करने हैं। भाई जो आदमी ड्रग्स का धंधा करता है वो कितना खतरनाक होता है ये तो पता ही है। अब मिस्टर ए को ड्रग्स तो मिल गए, अब पैसे देने, इनका सर का दर्द बढ़ा। ये सी के पास में गए और सी को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मुझको पेमेंट करनी है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें 15 दिन में वापस कर दूंगा। सी ने पैसा दे दिया इनको 2 लाख रुपए, ठीक। तो अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है अगर इलीगल एग्रीमेंट के सपोर्ट में, इलीगल के कोलेट्रल अगर कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, यानी इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए अगर उसके सपोर्ट में कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो ये भी वैलिड नहीं होगा। ये क्या होगा, ये होगा वॉइड एब इनिशियो। ये क्या होगा, ये वॉइड, ये इलीगल नहीं होगा बेटा, ये क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर कल को मान लीजिए सी ने ए को 2 लाख रुपए दिए और ए अब सी को पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो क्या सी ए से ये पैसा रिकवर कर सकता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये वॉइड एब इनिशियो है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी हो गया कि वॉइड एग्रीमेंट में अगर कोई भी, वॉइड एग्रीमेंट के कोलेट्रल में कोई भी एग्रीमेंट है, ठीक है, तो उसमें उसका जो कोलेट्रल एग्रीमेंट है वो वैलिड होगा, रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिल जाएगा। इलीगल एग्रीमेंट के कोलेट्रल में, सपोर्ट में अगर कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो क्या होगा, वो वॉइड एब इनिशियो होगा।
और वॉइड एब इनिशियो में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इस वजह से यहां पर पैसा वापस नहीं मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार। हाँ, तो देखिए एक बार इसको, इस वाली लाइन को दोबारा से देखते हैं। द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो अदर कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको भी इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इलीगल। तो बेटा ये कमेंट वाले क्वेश्चन के लिए लाइन बनती है, ये होमवर्क समझ लो और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या है? ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, all illegal agreements are void but it is not necessary that all agreements are illegal। मेरी बात समझ में आई? एक बार दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान रखना। एक तो इस समय वेदर ऐसा है, मेरे को पसीना भी निकल रहा है और अभी अगर जैकेट में उतारता हूं तो सर्दी भी लगेगी। ठीक है, तो इसी वजह से भी गला भी मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है, ध्यान से सुनना। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट, all illegal agreements are void agreement but it is not necessary that all void agreements are illegal। comment on it, यानी कि सारे के सारे illegal agreements void होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे void agreement illegal हो। इस पे आपको कमेंट करना है, ये होमवर्क है, ये आपको घर पे आज की क्लास देखने के बाद में ये आपको घर पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना और मान करके चलना है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो बेटा जो बच्चा ईमानदारी से करेगा वही स्कोर भी हासिल करेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। यही फायदा है और तभी बेनिफिट है आपका ऑनलाइन क्लास देखने का या यूट्यूब पे क्लास देखने का, जब आप अपनी फैकल्टी की बात को मानो भी। राइट, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर इसको हम लोग क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल देख लो। कॉन्ट्रैक्ट टू कमिट क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज immoral or opposed to public policy are illegal in nature। तो क्राइम को कमिट करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट हो या ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, तो ऐसे सारे के सारे एग्रीमेंट्स क्या होंगे? इलीगल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखो, मैंने आपको लास्ट टर्न पे ही बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं बताई गई हैं। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी बताई गई है तो वो लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करना जरूरी है। और अगर वो लीगल फॉर्मेलिटी आपने पूरी नहीं करी या उसमें कोई भी कमी है तो फिर उसको बोला जाएगा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और जब वो लीगल डिफेक्ट आप दूर कर दोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। देखो, where a contract is good in substance but because of some technical defect, that is absence in writing, barred by limitation etc, one or both the parties cannot sue upon it, तो उस पर सूट नहीं हो सकता। In some cases such contract can be enforced if their technical defects are removed। तो बिल्कुल जब आप टेक्निकल डिफेक्ट को दूर कर दोगे उसके बाद में उसको पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। इसके बाद में डिफरेंस है आपका वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। इसको एक बार शीट मिलेगी तो आप लोग डिफरेंस को खुद भी कर सकते हो, मॉड्यूल से भी देख सकते हो, मॉड्यूल से भी रेफर कर सकते हो। वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी डिफरेंस दिया हुआ है। उसके बाद में वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट में भी डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफरेंसेस बेटा सारी चीज़ें वही हैं, बस एक आपको दिखाने के लिए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर ये मेंशन किया है। ये शीट जब आपको मिलेगी तो डिफरेंसेस आप इससे भी देख सकते हो और मॉड्यूल से भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है, इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो आज हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, उसको अच्छे से रिवीजन भी करना। नेक्स्ट टर्न पर इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।